हत्याकांड में पुलिस ने महज 12 घंटे के भीतर बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी रामधनी यादव को मुठभेड़ में मार गिराया। नगर कार्यपालिक पदाधिकारी कृष्ण भूषण कुमार की हत्या और नगर सभापति राजकुमार उर्फ गुड्डू पर जानलेवा हमले के मुख्य अभियुक्त का अंत पुलिस एनकाउंटर में हो गया। मंगलवार को नगर परिषद कार्यालय में हुए खूनी हमले के बाद पूरे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने रात भर छापेमारी कर मुख्य आरोपी रामधनी यादव को गिरफ्तार कर लिया है। बुधवार की सुबह पुलिस की विशेष टीम आरोपी को हत्या में इस्तेमाल हथियारों की बरामदगी के लिए गुप्त स्थान पर लेकर गई। सुबह करीबन 4 से 5 बजे के बीच जैसे ही टीम मौके पर पहुंची, पहले से घात लगाए अपराधियों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और इसी दौरान हिरासत में मौजूद रामधनी यादव ने भी भागने और पुलिस से हथियार छीनने की कोशिश की। हालात को बिगड़ता हुआ देख पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और करीबन 15 से 20 मिनट तक चली इस मुठभेड़ में रामधनी यादव को कई बार गोली लगी। मौके पर गंभीर रूप से वो घायल होकर गिर पड़ा। पूछताछ के दौरान हथियार बरामदगी के लिए ले जाए गए रामधनी यादव ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें डीएसपी सहित 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसे गोली मार दी है। अस्पताल में डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया, जबकि घायल पुलिसकर्मी का इलाज लगातार जारी है। तो देखिए, इस घटना पर डीएम और एसएसपी अस्पताल पहुंच गए और घायल पुलिस कर्मियों का हालचाल जाना है। एसएसपी ने बताया कि कुख्यात अपराधी रामधनी यादव की पत्नी नीलम देवी उप सभापति हैं, जिसको लेकर वर्चस्व की लड़ाई अध्यक्ष और उप सभापति के बीच हुई थी, जिसकी वजह से गोलीबारी की घटना सामने आई। वहीं पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता आशीष रंजन ने। जो घायल हैं उनको बेहतर केयर के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है और वहां चिकित्सकों की टीम लगाई गई है और अच्छे तरीके से इलाज किया जा रहा है। इन कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ है सर। अब इसके संबंध में जो है पुलिस की तरफ से कार्रवाई हुई है और एसपी साहब डिटेक्टिव करेंगे। उन्होंने डिफेंसिव आत्मरक्षार्थ जो है फायरिंग की और उसी के आलोक में जो है ये जो मुख्य अभियुक्त रामधनी यादव था ये घायल हो जाता है और साथ में हमारे जो है डीएसपी नवनीत और इंस्पेक्टर ये परमेश्वर और इंस्पेक्टर मृत्युंजय, इनको भी अलग अलग जगह जो है गोलियों के जो है वो हल्का सा ये घाव लगता है और उसके बाद फिर उनको सभी जो घायल थे उनको जैसे सूचना प्राप्त होती है तत्काल वहाँ से थाना से ये हॉस्पिटल जो है रेफर किया जाता है और हॉस्पिटल में यहाँ पर इनको एडमिट किया गया। एडमिट करने के उपरांत जो डॉक्टरों की टीम ने जो प्राथमिक उपचार आरंभ किया तो उपचार के कुछ देर बाद जो है डॉक्टर्स की टीम जो है जो यहाँ थी उन्होंने जो है जो मुख्य अभियुक्त था रामधनी यादव उसको मृत घोषित कर दिया कि उसकी मृत्यु हो चुकी है और जो हमारे पुलिसकर्मी घायल हैं वो इलाजरत है, उनका जो है बेहतर हम लोग जो है इलाज कराने के लिए सुनिश्चित कर रहे हैं। और देखिए, सुल्तानगंज में पुलिस एनकाउंटर में अपराधी रामधनी यादव के मारे जाने के बाद पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं फॉरेंसिक की टीम अस्पताल पहुंचकर अपराधी के शव का निरीक्षण किया है। आईसीयू में घायल डीएसपी और दोनों इंस्पेक्टर से मुलाकात हुई है। वहीं आईसीयू में घायल पुलिसकर्मी जहां भर्ती है वहां मेटल डिटेक्टर लगा दिया गया है। किसी भी तरह की लापरवाही ना हो, इसको लेकर हर एक बिंदु पर पुलिस की नजर टिकी हुई है। सिटी डीएसपी मौके पर खुद कैंप कर रहे हैं। वहीं एसएसपी लगातार इस मामले की मॉनिटरिंग में लगे हुए हैं। मजिस्ट्रेट की तैनाती में वीडियोग्राफी कराकर शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता आशीष रंजन। तो मुठभेड़ में एक अपराधी ढेर हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको भागलपुर से बता रहे हैं। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर लगातार अधिकारी एक्शन मोड में नजर आ रहे थे। डीएम और एसपी ने घायलों का हालचाल जाना है। एक अपराधी ढेर भी हुआ है, उसे भी जख्मी अवस्था में अस्पताल में इलाजरत रखा गया है। क्या है पूरी जानकारी, आप भी देखिए। तो पूरी जानकारी आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आपको 2 तस्वीरें दिखा देते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर कल यानी कि 28 अप्रैल की दिखाएंगे, जब अपराधियों ने कार्यपालक अभियंता पर गोलीबारी कर दी, जबकि दूसरी तस्वीर आज के दिन की है। गोलीबारी के 12 घंटे के अंदर ही पुलिस ने अपराधी का एनकाउंटर कर दिया, जिसमें रामधनी यादव ढेर हो गया है। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं 28 अप्रैल की और 12 घंटे के बाद जो एनकाउंटर की तस्वीर आई, वो तस्वीरें भी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होगी।
तो ये बहुत ही खास तस्वीर है। आप देखिए कैसे अपराधी आपराधिक घटना को अंजाम देता है और उसके तुरंत बाद पुलिस कैसे एक्शन ले रही है, उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, पुलिस के इस एनकाउंटर पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि सुल्तानगंज में जिन्होंने आपराधिक घटना को अंजाम दिया उसका हश्र यही होने वाला था। हमारी सरकार ने पुलिस को खुली छूट दे दी है। अपराध को रोकने के लिए उन्हें जो भी कदम उठाना पड़े वो उठा सकते हैं। अपराधी या तो अपराध को छोड़ दे या बिहार छोड़ दे। कितना भी रसूखदार हो, कोई भी अपराधी हो, आपराधिक घटना में संलिप्त तो किसी भी परिस्थिति में सरकार उसको छोड़ने वाली नहीं है। पुलिस को खुला छूट दिया गया है और देर रात्रि में कहीं इनकाउंटर हुआ और बार बार हम लोग कह रहे हैं या तो अपराधी अपराध छोड़ दे या बिहार छोड़ दे। किसी भी परिस्थिति में अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार ने खुली छूट पुलिस को दी है और आपने देखा क्या हश्र हुआ है। अपराध रोकने के लिए जिस स्तर पर जाना होगा सरकार उस स्तर पर जाएगी और पुलिस को खुली छूट दी गई है। वहीं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि अपराधी अब ऑपरेशन लंगड़े को भूल जाए। अपराध करोगे तो सीधे ऊपर जाओगे। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। के अंदर अपराधी को तुरंत चिन्हित किया। रामधनी यादव, उसने समझ रखा था कि हम अपराध करेंगे और हमारा कुछ नहीं होगा। पुलिस बल पर हमला करने की कोशिश किया तब फटाफट गोली। यह है कानून का राज, फटाफट फटाफट। तो हमारी उम्मीद है कि तेजस्वी यादव जिस ढंग से सरकार पर हमला कर रहे थे, सम्राट चौधरी जी के नियत और नीति पर हमला कर रहे थे, अब खटाखट ट्वीट करके बताइए लोगों को कि कानून का राज किसको कहते। अपराध करोगे खटाखट गोली लगेगा और पुलिस पर हमला करने की कोई भी कोशिश को नाकाम किया जाएगा। और देखिए, सुल्तानगंज नगर परिषद कार्यालय में हुई गोलीबारी की घटना से पहले हथियारबंद अपराधियों ने कार्यालय की रेकी की थी और इस घटना को अंजाम देने से पहले कई घंटे तक हथियारबंद अपराधी कार्यालय के परिसर में वस्तु स्थिति देख रहे थे। सबसे पहले कार्यालय के मुख्य गेट पर हथियारबंद अपराधी पहुंचते हैं। कोई सुरक्षा कर्मी न होने के कारण आसानी से कार्यपालक पदाधिकारी के चेंबर तक पहुंच जाते हैं, जहां पर नगर सभापति और कार्यपालक पदाधिकारी दोनों ही मीटिंग कर रहे थे और इसी दौरान ताबड़तोड़ गोलीबारी की जाती है। गोली लगने के बाद कार्यपालक पदाधिकारी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि नगर सभापति राजकुमार गुड्डू अपनी जान बचाने के लिए कार्यपालक के चेंबर से निकलकर सामान्य शाखा के अंदर पहुंचते हैं। वहां पर फर्श पर गिर जाते हैं। इस घटना के बाद कार्यालय के फर्श पर खून पसरा हुआ है। दीवार और फर्श पर सिर्फ खून के छींटे नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि इतने बड़े कार्यालय में एक भी सरकारी सुरक्षा कर्मी आखिर क्यों नहीं था। मौके का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता विकास कुमार सिंह ने। सुल्तानगंज नगर परिषद कार्यालय में गोलीबारी की घटना को अपराधियों ने सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया था। हथियारबंद अपराधी सबसे पहले नगर परिषद कार्यालय के मुख्य गेट पर पहुंचे थे और मुख्य गेट पर सबसे पहले उन्होंने देखा कि यहां पर कोई सुरक्षा कर्मी नहीं है। उसके बाद वो प्रवेश करते हैं और फिर यहां पर गोलीबारी की जाती है। और घटना के बाद की जो स्थिति है, अभी भी देख सकते हैं कि फर्श पर जो है खून सना हुआ कपड़ा अभी भी मौजूद है। और यह कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद सुल्तानगंज का चेंबर है और इसी चेंबर में नगर सभापति और कार्यपालक पदाधिकारी दोनों मीटिंग कर रहे थे और तभी अचानक इसी मुख्य रास्ते से हथियारबंद अपराधी कार्यालय में प्रवेश करते हैं और गोलीबारी की घटना को अंजाम देते हैं। और इधर जब घटना हुई तो नगर सभापति को गोली लगने के बाद वो वहां से अपने चेंबर से भागकर इसमें वो बचने का प्रयास किए थे, जान बचाने की कोशिश की थी। यहाँ पर भी पूरे जो खून से सना फर्श है वो अभी भी यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। सबसे बड़ा सवाल है कि सुल्तानगंज नगर परिषद कार्यालय में कोई भी सुरक्षा कर्मी यहाँ पर उस वक्त मौजूद नहीं थे।
नगर सभापति राजकुमार गुड्डू का निजी अंगरक्षक यहां पर थे, लेकिन जिस वक्त गोलीबारी की घटना हुई, गोली की आवाज आई, अंगरक्षक भी यहां से भागते हुए नजर आए। ये पूरी घटनाक्रम में जो सबसे बड़ा सवाल है कि लॉ एंड ऑर्डर पर तो सवाल खड़े हो ही रहे हैं, लेकिन सवाल यह भी है कि नगर परिषद कार्यालय में विभाग की ओर से सुरक्षाकर्मी क्यों नहीं उपलब्ध कराया गया था। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। और इसी बीच दरभंगा से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पेंटर की हत्या से सनसनी फैल गई है। दुकान के गोदाम से शव बरामद हुआ। बबलू यादव के रूप में मृतक की पहचान हुई है। दुकान मालिक चंदन कुमार ने जुर्म कबूल कर लिया है। गला दबाकर हत्या करने की बात स्वीकारी है। खुद की दुकान खोलने से आरोपी नाराज बताया जा रहा था। पुलिस ने इस मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। 2 लोगों को हिरासत में लिया है और मामले की पड़ताल लगातार जारी है। चंदन के दुकान पे देखते हैं तो उधर से आए ना, तो उसके पीछे जो है मेरे पापा का साइकिल लगा था। वो साइकिल हम ही निकाले हुए थे। तो साइकिल निकाले थे तो झोरा में जो था 2 कार्ड हम दिए थे, एक पंकज चौधरी, एक समीर चौधरी का। तो जिसमें पंकज चौधरी का कार्ड उसी में था और समीर चौधरी का कार्ड दिया कि नहीं भगवान जाने, लेकिन समीर चौधरी का कार्ड उसमें नहीं था। खरीद उरीद हो गया था। कल पापा जो है सब चीज कर दिए थे खुद से, मतलब सब चीज आन के सब क्लियर हो गए थे। उसके बाद जो है नहा सोना के फिर निकले थे पूजा का सामान लाने। तो उसको गिफ्ट से बहाने बुलाया गया और उसके बाद जो किया गया वो चंदन मार दिल को जिले से कचरा बेटा के भोज में झगड़ो भेल छलो भोर में ना झगड़ा नहीं भेल छले। गिफ्ट मांगे गेले ना त कोई जाके बेटा के भोज में गिफ्ट देबो। अरे बा वे गिफ्ट दो दे बाबा रे हम कुछ ना चाहे उनका बदला इसको नहीं फांसी मिला कुछ ना बोला कुछ ना। और देखिए, कटिहार के आजमनगर थाना क्षेत्र स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय कुशहा में मटन पार्टी को लेकर विवाद सामने आया। जानकारी के अनुसार एक छात्रा ने टीसी देने के नाम पर कथित तौर पर शिक्षकों के लिए मीट मछली की व्यवस्था कराई थी और इसी दौरान किसी व्यक्ति की ओर से अफवाह फैला दी गई कि विद्यालय में परोसा गया मांस प्रतिबंधित है। अफवाह फैलते ही ग्रामीण बड़ी संख्या में स्कूल पहुंच गए। हंगामा शुरू हो गया, जिसके बाद मौके पर पुलिस की टीम पहुंची, स्थिति को नियंत्रित किया और लोगों को समझा बुझाकर इस मामले को शांत किया गया। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। ये भोज खिलाना पड़ेगा तो कौन देंगे? सब मास्टर अंजार अवैध जिनादारा सब मांगा था सर, इसलिए हम पार्टी दिए और पार्टी देके चले गए। तो यहाँ पर मीट मछली और सब कुछ पुलाव सब कुछ देकर चले गए। यहाँ पर किस चीज का मीट था? खस्सी, पुलाव, चावल, दाल, रोटी। मेरी अनुपस्थिति में कुछ हुआ है जिसके चलते पब्लिक क्या हुआ? वही किसी बच्ची का शादी हुआ था, वो जो खिलाने के पर्पज से खाना लाई थी उसी पर हल्ला हुआ। टीसी देने के नाम पर नहीं सब बच्ची का ही कहना है। नहीं सब हम उस तरह का करते ही नहीं है, उस तरह का कुछ है ही नहीं। बच्ची खुद कह रही है कि टीसी के नाम पर भोज मांगा गया था। हम ये सब कहते ही स्कूल में दिए नहीं। क्या क्या उत्क्रमित मध्य विद्यालय कुशहा में शिक्षकों ने ग्रामीणों से जो क्या कहता है कि गोश्त वगैरह लाकर यहाँ पार्टी बना रहा है और हिंदू बच्चों को कहा गया कि आप यहाँ से सब चले जाएं। और हमने आया यहाँ तो शिक्षकों को पूछा कि हमने खाया तो क्या हुआ, ठीक, और पूछे कि ये पार्टी क्यों लिए आप, स्कूल में खाने का ऑथराइज नहीं है। तो कहता है कि खाने का ऑथराइज है, हम जाएंगे। अभी हमको जानकारी मिली है थाना प्रभारी के द्वारा, तो अभी हम लोग जो है जानकारी ले रहे हैं। जो अगर शिक्षक अगर गलती की होना चाहिए तो पूरा होना चाहिए। और आइए अब बात करते हैं राजस्थान की, जहां कोटा शहर पुलिस ने एक बड़े अंतर्राज्यीय रोजगार रैकेट के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया। 8,500 से अधिक लोगों को धोखा देने का आरोप उस पर लगा है। जांच और तकनीकी निगरानी के बाद अंतर्राज्यीय रैकेट के मास्टरमाइंड कुमार सानू उर्फ दीपक सिंह को बिहार से गिरफ्तार किया गया। तो देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि साइबर फ्रॉड से कैसे बचना है। अनजान लिंक या मैसेज पर आपको क्लिक नहीं करना है।
2 करोड़ की ठगी की गई है। ओटीपी पासवर्ड किसी से भी आपको अपनी निजी जानकारी को शेयर नहीं करना है। साथ ही साथ बैंक कॉल बताकर जानकारी मांगने वालों से सतर्क रहना है। तो ये तमाम एहतियात है, तमाम बातें जो हम आपको इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इसे आप जरूर नोट करें और इसके तहत सावधान रहें, सतर्क रहें। तो उनको ये नहीं समझ में आया कि इस तरीके का कोई फ्रॉड कर सकता है, बट अकाउंट सारे वो खुद देखता था। तो डेफिनेटली उसमें एक ही व्यक्ति इन्वॉल्व था और पहले भी जो 2-3 इसी तरीके के मोडस ऑपरेंडी के काम इसने किए हैं, भले वो छत्तीसगढ़ में किया हो या बीकानेर में किया हो या बिहार में किया हो, तो वो इस अकेले व्यक्ति ने ही किया है। और इसका जो पूरा परिवार जो इसका बैक होम रहता है, उनके पास जितनी भी प्रॉपर्टी है उनको भी हम इसमें अटैच कर रहे हैं, ताकि जो पीड़ित व्यक्ति का जो पैसा गया है वो न्यायालय से उसको बाकायदा वो पैसा मिले। बढ़ते आगे, अगली खबर आपको नवादा जिले से बताएंगे, जहां रजौली चेकपोस्ट पर अवैध वसूली के वायरल वीडियो के मामले में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। परिवहन विभाग ने कार्रवाई करते हुए तैनात गृह रक्षा वाहिनी के 2 जवान जितेंद्र पुरी और सिद्धनाथ प्रसाद को निलंबित कर दिया है। जांच में दोनों का स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाया गया, जिसके बाद ये कदम उठाया गया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ट्रक ड्राइवर की ओर से बनाया गया वसूली का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुआ था और उसी के आधार पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने दोनों को तत्काल प्रभाव से ड्यूटी से हटा दिया है। इस बीच मोतिहारी से एक बड़ी खबर आ रही है। एटीएम काटकर चोरी, गैस कटर से एटीएम को काटा गया। चोरों ने सीसीटीवी कैमरे को स्प्रे से ब्लैक किया, फिर एटीएम काटकर लाखों रुपए पर हाथ साफ कर दिया। इस घटना के बाद एसपी का एक्शन, गश्ती दल को निलंबित किया गया है। जांच के लिए एसआईटी टीम का गठन भी हुआ है। ये बड़ी खबर मोतिहारी से आपको बता रहे हैं, जहां एटीएम काटकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। गैस कटर से एटीएम को काटा गया, कैमरे पर पहले ब्लैक स्प्रे किया गया ताकि कुछ भी नजर न आए। सीसीटीवी कैमरे को स्प्रे से ब्लैक करने के बाद चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। बढ़ते आगे, सासाराम से एक बड़ी खबर आ रही है। शादी से लौटते वक्त एक बड़ा हादसा हो गया है। ट्रैक्टर और पिकअप वैन में जोरदार टक्कर हुई है। इस टक्कर के बाद ट्रैक्टर पलट गई और ट्रैक्टर पर सवार 4 महिलाएं गंभीर रूप से घायल है। एक महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है। 25 से 30 लोग इस ट्रैक्टर पर सवार थे। 10 से 12 लोगों को हल्की चोट आई है। घायलों को फिलहाल सदर अस्पताल रेफर किया गया है। मार दिया यहाँ बेलावा के पिकअप वाला मार दिया, अच्छे से दूध वाली गाड़ी। उसके बाद क्या हुआ? अब उसके बाद वो भर्ती हुए, फोन किए हम लोग पास। क्या पलटा है? कौन टाली। अच्छा, कहाँ से कहाँ आ रहा था लोग? वो कुछ जा रहा था वहाँ भलुनी से। और देखिए, बिहार में राजस्व अधिकारियों की हड़ताल लगातार जारी है, लेकिन अब समाधान की उम्मीद नजर आ रही है। देर शाम राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक हुई, जिसमें बातचीत सकारात्मक रही है। हड़ताली अधिकारियों की मांग है कि डीएसएलआर का पद फिर से राजस्व सेवा को सौंपा जाए। फिलहाल इस पद पर प्रशासनिक सेवा के अधिकारी तैनात है। अन्य मांगों पर चर्चा हुई है और आज पटना में बैठक के बाद प्रेस वार्ता कर हड़ताल को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। बिहार राजस्व सेवा के अधिकारी पिछले कुछ दिनों से स्ट्राइक पर चल रहे हैं, जिसकी वजह से सरकारी कामकाज पे भी काफी असर पड़ रहा है। लेकिन कल देर शाम एक बड़ी पहल हुई और जो सीके अनिल थे, प्रधान सचिव राजस्व भूमि सुधार विभाग के, उन्हें हटा दिया गया और उनके जगह जय सिंह को प्रभार दे दिया गया है। और जय सिंह के साथ ही कल राजस्व सेवा के जो अधिकारी थे उनकी महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में एक और भी अधिकारी सुहर्ष भगत भी मौजूद थे और दोनों अधिकारियों के साथ राजस्व सेवा के अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक हुई और माना जा रहा है इस बैठक में कई सारी सकारात्मक बातें हुई, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि इस स्ट्राइक को लेकर जो राजस्व सेवा के अधिकारी हैं वो अपना स्ट्राइक वापस ले सकते हैं। जाहिर तौर पे आज राजस्व सेवा के जो अधिकारी हैं वो आज शाम एक महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं। पूरे बिहार से जो उनके प्रतिनिधि हैं वो आज पटना में पहुंचकर बैठक करेंगे और देर शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वो महत्वपूर्ण घोषणा कर सकते हैं। दरअसल जो भी उनके अध्यक्ष हैं राजस्व सेवा के अधिकारी, उन्होंने बताया था कि बिहार राजस्व सेवा नियमावली 2010 के आधार पर डीसीएलआर का पद बना था। अब डीसीएलआर की जगह उसके समकक्ष एडीएलओ पद बना दिया गया है। डीसीएलआर के समकक्ष एडीएलओ पद बनाए जाने के खिलाफ हड़ताल चल रही है। जाहिर तौर पे इस हड़ताल की वजह से काफी असर भी पड़ रहा है और सरकार की भी पूरी कोशिश है कि ये स्ट्राइक को जल्द से जल्द खत्म किया जाए
और कल राजस्व सेवा के अधिकारियों के साथ जो राजस्व भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक हुई, दोनों पक्ष ने लचीला रुख अपनाया और माना जा रहा है कि आज के बैठक में ये फैसला हो सकता है कि जो स्ट्राइक चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, वो स्ट्राइक खत्म हो सकता है। नजर इस बात पर लेकर टिके रहेंगे कि आज राजस्व सेवा के अधिकारी क्या कुछ फैसला लेते हैं। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और देखिए, बिहार के कई जिलों में पिछले कुछ समय से लोग लगातार भीषण गर्मी से परेशान थे, लेकिन अब लोगों को गर्मी से राहत मिल गई है। मौसम ने अचानक करवट बदल ली है और अब अधिकतर जिलों में तेज आंधी, पानी और बारिश के साथ वज्रपात की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया है। गोपालगंज का मौसम बदला बदला सा नजर आ रहा है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और ठंडी हवाएं चल रही है। ग्रामीण इलाकों में रुक रुक कर बारिश भी हो रही है। ऐसे में बारिश होने और मौसम सुहाना होने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। तो वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग ने बारिश और वज्रपात के दौरान लोगों से सावधानी पूर्वक घरों से बाहर निकलने और सतर्क रहने के लिए अपील किया है। तापमान की अगर बात करें तो इस मौसम में 5 डिग्री तापमान गिरा हुआ है और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम जो है बहुत कुल हो गया है। विद्यालय में जो बच्चे आ रहे हैं वे काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। भीषण गर्मी से सबको राहत मिली है। सब लोग अपना काम जो है बड़ी तत्परता से कर रहे हैं। ये खुशी का समय है। अभी मौसम अच्छा है। मौसम बहुत अच्छा है। हालांकि जिला प्रशासन और मौसम विभाग ने ऐसे मौसम में लोगों से सावधानी बरतने और सतर्क रहने के लिए अपील किया है। गोविंद कुमार, न्यूज 18, गोपालगंज। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए